शुरुआत करते हैं इस मॉड्यूल की। इसमें जो फीड है वो जो राशन है उसके बारे में जानेंगे। दो टाइप का, एक हो गया कंसंट्रेट हो गया, एक हो गया रफेज हो गया। रफेज का नॉर्मली जैसे ग्रीन फडर हो गया, ड्राई फडर हो गया, फडर वाला हो गया, है ना। ठीक है, कंसंट्रेशन जैसे पहले बताया है, जैसे सप्लीमेंट्री फीड जो बाहर वाला फीड होता है ना, वो वाला फीड है। तो यहां पे जो सप्लीमेंट्री फीड जो कंसंट्रेट है ये होता है, इसमें मॉइस्चर जो वो हमेशा रहेगा 10% है, मॉइस्चर रहना चाहिए, जरूर याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका ड्राई मैटर जो होता है वो होता है 90% है। और रफेज में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, अगर ग्रीन फडर है तो, और अगर ड्राई फडर है तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब जो कंसंट्रेट का जो है 10% मॉइस्चर 90% ड्राई मैटर वो सेम रहेगा ड्राई फडर में, और ग्रीन में इसका उल्टा हो जाएगा, ड्राई मैटर 10% आ जाएगा और मॉइस्चर 80 to 90% आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन वाला होता है ये कंपेरेटिवली लेस डाइजेस्टेबल होता है। ठीक है, ये हाईली डाइजेस्टेबल होता है क्योंकि ये तैयार ही हम इस वे में करते हैं प्रॉपर। उसके मिनरल्स कितने होने चाहिए, उसमें फाइबर कितना होना चाहिए, विटामिन कितने होने चाहिए, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हाई डाइजेस्टेबल आएगा। इसमें जो क्रूड फाइबर है वो 18% से कम रखते हैं, इसमें ऑब्वियसली नेचुरली है तो इसमें ज़्यादा होता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ज़्यादा होती है क्योंकि हम तैयार ही उसको देख के उसकी देख रेख में करते हैं, इसमें कम होती है, ये ऑटोमेटिक नेचुरली है। ठीक है, ये कम्पैक्ट इन नेचर होता है, ये बल्कि होता है। ठीक है, ये बहुत मतलब कह दो कि 200 से 300 ग्राम छोटी सी अमाउंट में मतलब ये सफिशिएंट रहता है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीन फडर हमें लेके आना पड़ेगा, उसे कट करना पड़ेगा, ड्राई फडर फिर उसे देना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा होता, बल्कि होता है, ये बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम में छोटा होता है। ठीक है, क्वालिटी में ये हाई और ये वो देखिए वही जो सेम है। तो ड्राई फडर में क्वालिटी हाई होती है, ग्रीन फडर में जो है क्वालिटी लो होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो इसमें बताया है कि लेबर एंड कॉस्ट का जो सिंपल है कि 70% जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट आता है उसका 70% कॉस्ट जो है वो लेबर और ये वाला जो है 70% उसका फीडिंग में चला जाएगा। मतलब जो लेबर वगैरह का मिला के जो उसका फीडिंग में जाएगा, जो लेबर उसका फीडिंग में रोल प्ले करेगा, सब मिला के अगर फीडिंग का देखें तो वो 70% चला जाएगा। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट है, कैरोटीन कंटेंट जिसमें रिच होता है वो वाली फडर्स हैं। तो इसमें ज़्यादा याद रखने का है नहीं है कि अगेती में कितना होता है। ठीक है, अगेती ये रही। ठीक है, इसमें कैरोटीन कंटेंट कितना होता है, लहसुन में कितना होता है, गैना ग्रास में कितना होता है, ठीक है, डेमसोडियम में कितना होता है, तो ये सब ज़्यादा रखने का है ही नहीं। हाईएस्ट रखिए अगेती में होता है, और अगर लीस्ट की बात आए तो डेमोसिडियम में होता है। इन चारों का याद रखिएगा। ठीक है, बस लीस्ट एंड हाईएस्ट, ज़्यादा याद रखने का नहीं है आपको। ठीक है, आगे आता है कि जो फीड है वो अवेलेबल होना चाहिए 20 आवर पर डे। अब सोचने की बात है एक दिन में 20 आवर कैसे अवेलेबल हो सकता है, तो जो 20 आवर अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जो उसका फीडर है, जो उसकी खुरली है, ठीक है, पशु की, वो सिंपल उसमें 20 आवर तक उसमें फीड पड़ा रहना चाहिए। एनिमल जब चाहे उसे फीड कर सकता है, क्योंकि अगर नॉर्मल एक एनिमल देखें तो एक हाई प्रोड्यूसिंग काऊ की बात करें तो एक दिन में 20 मील लेगी, जो कि एक मील की उसकी एवरेज अगर टाइम पीरियड देखें वो 23 मिनट है। ठीक है, और फीड है वो 60% जो राशन है वो ड्यूरिंग नाइट होता है हॉट वेदर में। ठीक है, कि अगर समर कंडीशन है, हॉट है, तो उसका 60% जो राशन है वो नाइट के टाइम पे दो, क्योंकि दिन के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो ना तो डाइजेस्ट हो सकता है और ना ही एनिमल उसे कुछ खा पाएगा। ठीक है, तो रात को ठंड होती है तो रात को आप 60% जो है उसे समर के टाइम में जो टोटल राशन का समर के टाइम में रात को दो। ठीक है, और काऊ का है कि जो उसका फीड इनटेक है वो 3.3% जो है वो कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर है 2.2 डिग्री है सेल्सियस, वो बढ़ गया है 24 डिग्री सेल्सियस होने के बाद। मतलब देखिए 2.2 टेम्परेचर बढ़ा, 3.3% उसका फीड इंटेक्शन घटा। ठीक है, चलिए और आगे, हाँ, यहाँ पे जो काफ हैफियर होते हैं, ठीक है, काफ हैफियर होते हैं वो 10 से 15% जो है टाइम जो है वो मोर लगाते हैं खाने में कंपेयर टू द ओल्ड एनिमल। देखिए ओल्ड थोड़ा स्किल्ड होता है, जल्दी चबा जाता है, हैफियर को थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगाता है। और जो फॉरेज है, ड्राई मैटर है, उसमें तकरीबन 2% वो बॉडी का उसे ड्राई मैटर कंज्यूम करेगा। तकरीबन उसकी जितना बॉडी का वेट है वो तकरीबन 2% उसका ड्राई मैटर है एज ए फॉरेज वो यूज़ करेगा एनिमल।
टोटल राशन में 90 to 21% एसिड डिटर्जेंट फाइबर होना चाहिए ताकि जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो ऑप्टिमम रहे, ठीक है। और 18 से 30% जो है वो न्यूट्रियल डाइजेस्टेंट डिटर्जेंट जो है फाइबर रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो फाइबर होती है ये डाइजेस्टिबिलिटी में बहुत रोल प्ले करती है। तो न्यूट्रियल डिटर्जेंट जो फाइबर है वो 18 से 30% और जो एसिड डिटर्जेंट जो फाइबर है वो 19 से 21% होनी चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट 2 kg फाइबर आपको देनी पड़ेगी एक एनिमल को एक दिन में, ठीक है। और जो र्यूमन क्या है कि जो ये पार्ट है जो उसका पूरा का पूरा स्टोमच है, स्टोमच का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो र्यूमन, ठीक है। तो जो उसका र्यूमन है उसकी जो पीएच है वो 6 से अबव रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो सही रहे। और फाइबर के जो पार्टिकल होते हैं वो 15 मिनट उसकी जो कर्ड च्यूइंग होती है, जो मैंने पहले भी दूसरे तीसरे मॉड्यूल में बताया कर्ड च्यूइंग, ठीक है, कि जो 15 मिनट एट लीस्ट इतना फाइबर पार्टिकल होने चाहिए कि वो 15 मिनट कर्ड च्यूइंग कर सके। 1/2 kg अगर आपके पास फाइबर है तो वो 15 मिनट तक उसे क्विड च्यूइंग जो कर्ड च्यूइंग है वो उसको कर सकें, ठीक है। और नॉर्मली ये देखिए ये वाली जो फाइबर है, ठीक है, इसकी लेंथ का यहाँ पे बोला गया है कि उसकी जो लेंथ है चॉप्ड की, जैसे ये चॉप किया हुआ फाइबर है यहाँ पे उसकी लेंथ जो है, तो यहाँ पे लेंथ उसकी 1/2 इंच लगभग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो ईजिली यहाँ पे च्यूइंग कर सके। आगे फर्दर प्रोडक्शन के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले ओवरलैपिंग सिस्टम, इसके नाम से पता चल रहा है ओवरलैपिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ किसी चीज को ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज की डिफरेंट ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ स्पीसीज है, एक हमने ज्वार ले ली है, ठीक है, कुछ और हमने ले लिया, उसके बाद बरसीम ले लिया, कुछ और ले लिया, तो उसकी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 3-4 क्या है कि जो क्रॉप्स है उनको ग्रो कर देंगे, फडर क्रॉप को, ताकि अगर ये इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो इसे पहले हार्वेस्ट कर लिया, इसकी स्लो है तो ये सबसे लास्ट में कर लेंगे, इसकी मीडियम है तो इसे बीच में कर लेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगी, लास्ट में ये कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ओवरलैपिंग जो सिस्टम है ये ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग होता है और ये जो एक सिस्टम है 3 साल तक आप इसे कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। आगे इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू का जानेंगे कि फडर क्रॉप उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी होती है। तो नॉर्मल जो डाइजेस्टिबल होता है 55 to 65%, अगर सही से सही हार्वेस्ट करें उसे सही टाइम पे प्रॉपर टाइम पे, तो जो उसकी परसेंटेज है डाइजेस्टिबिलिटी की वो 55 to 65% है। 55 to 65% याद रखिएगा कि ये डाइजेस्टिबिलिटी है कि अगर 100 kg हमने फडर ली तो उसकी वो डाइजेस्ट होगी 55 to 65%, मतलब 55 to 65 kg डाइजेस्टिबल होगी। क्रूड प्रोटीन की बात कर ले तो फडर में 3% तक एक वेरी मैच्योर फरज में क्रूड प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और यंग जो स्टार्टिंग की जो ग्रास है, यंग ग्रास है, उसमें ओवर द 30% तक क्रूड प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और उसी में कार्बोहाइड्रेट देखे ग्रासेस में जो रेंज होती है वो 4 से लेके 30% तक की होती है। सेलुलोज को, हेमी सेलुलोज को जनरली उसकी रेंज देखे तो 20 से 30% है और 10 से 30% होती है हेमी सेलुलोज की और ये सेलुलोज की। और ग्रीन फॉरेज का अगर देखें कैरोटीन कितना पाया जाता है ग्रीन फॉरेज में, ये याद रखिएगा कैरोटीन का वो 250 mg पर kg कैरोटीन पाया जाता है। एक्सीलेंट सोर्स होती है ग्रीन फॉरेज, ठीक है। और जनरली लेगुमिन्यूज जो फडर होती है उसमें 8 से 12% DCP पाया जाता है और 45 से 60% TDN पाया जाता है। DCB डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलिए आगे है इसमें कि ग्रीन फडर जो है उसमें 100 mg कैरोटीन होता है पर केजी। जब सिलेज के साथ कंपेयर किया जाएगा, जब 100 mg कैरोटीन वाले ग्रीन फडर का सिलेज बनाया जाएगा तो वो 20 mg पर केजी सिलेज में पाया जाएगा, ठीक है। और जो कैरोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है हमारी प्रोडक्शन के टाइम पे। मिल्क एनिमल है मिल्क वाला, उसे 60 mg चाहिए होता है। प्रेगनेंसी वाले एनिमल को 30 mg से हाफ चाहिए होता है। और जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट होती है कैरोटीन की वो 11 mg कैरोटीन पर केजी ऑफ लाइव वेट कर सकते हैं। अगर ग्रोइंग एनिमल है उसकी ग्रोथ का देखें ऑप्टिमम ग्रोथ एनिमल की, तो उसका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग और 100 kg लाइव वेट पे 11 mg कैरोटीन चाहिए, 11 mg कैरोटीन चाहिए, ठीक है। और लैक्टेशन है उसमें मिल्क के टाइम पे मिल्क में भी कैरोटीन होता है। तो मिल्क में 2000 IUV
ऑफ विटामिन ए ये होता है, कैरोटीन होता है, तो यहाँ पे भी कैरोटीन जो है यहाँ पे एलिमिनेट होगा, बाहर होगा। तो कैरोटीन है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। और अगर देखें कि हमारे पास 1 एकड़ लैंड है, फडर हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है मेंटेन करने के लिए 40 गोट को वो क्या है, सफिशिएंट है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आगे कुछ हमारे पास ऐसे ट्री हैं, कुछ ऐसे जैसे उर्दू लीव्स हो गई, बैम्बू लीव्स हो गई, ये सब है कि ये एज ए फडर इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। ये इनके नाम है एलाइनथस ग्रैंडिस व एलाइनथस ग्रैंडुलोसा, ये इसके नाम है। इंडिया में ये कॉमनली पाया जाता है, इसे उर्दू लीफ भी है, इसे एज ए फडर यूज़ किया जाता है। और ये फुल्ली ग्रोन ट्री जो है वो 6 से 7 क्वांटल एडिबल लीफ 1 साल में 2 बार प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो 1 साल में 2 बार ये प्रोड्यूस करेगा लीफ, और टोटल 6 से 7 क्वांटल एडिबल लीफ को ये एज ए ग्रीन फडर हम यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। और इसका अगर देखें कि वॉलंटरी इनटेक इज फॉर्म 1.5 से लेके 2% है वो इसका लाइव वेट का, एनिमल का लाइव वेट। अगर इसका अगर देखें कितना परसेंटेज, वो पहले भी हमारे पास ड्राई फडर 2% आया था कुछ, और यहाँ पे उर्दू लीफ 1.5 से 2% एक एनिमल उसके लाइव वेट का कंज्यूम कर सकता है। और इसमें 13% DCP पाया जाता है, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, और 63% इसमें पाया जाता है डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये इससे 50 ज़्यादा है, 13 और 50 63, ठीक है। बैम्बू लीफ की बात करें तो बैम्बू लीफ का अगर देखें 90 से लेके 150 टन जो लीफ हैं वो अवेलेबल रहती हैं 1 हेक्टेयर बैम्बू के फॉरेस्ट में या एरिया में। 1 हेक्टेयर में 90 to 150 टन बैम्बू की लीफ है वो अवेलेबल रहती हैं। और जो फ्रेश लीफ है वो 40 से 65% ड्राई मैटर होता है, उसमें 15 से लेके 22% तक क्रूड प्रोटीन होगा, 3 से 4% तक उसे जो एक्सक्रेट है या उसे कह दो कि 20 से 34% तक क्रूड फाइबर आएगा। अब बात यह है कि इसमें से इतना याद आप नहीं रख पाओगे, तो इसमें सिंपल उर्दू लीफ रखिए। इसको क्या कहते हैं, ये कॉमनली इंडिया में फाउंड किया जाता है, एज ए यूज़ किया जाता है, और इसकी यील्ड कितनी होती है ये याद रख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसका ये कितना ये होता है, TDN और DCP ये याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा है। और बैम्बू में सिंपल इतना याद रखिए कि इसकी प्रोडक्शन कितनी होती है, बस बहुत है, ठीक है। अगला आता है बेनियन ट्री, ठीक है, फिकस बेंगलानिसिस, ठीक है। इसमें सिंपल है कि ये एक लार्ज एवरग्रीन ट्री है, बस इतना याद रखिए। बगदाद जैसे बरगद और बनियान, ये नॉर्मली एवरग्रीन ट्री है, बस एवरग्रीन ट्री कौन सा है, बनियान। और आगे है बिदुली, ठीक है। तो इसमें ये स्पेशली गॉड के लिए लॉप किया जाता है। लॉपिंग जो ट्री है इसकी जो साइड वाली ब्रांचेस होती हैं उनको 40 to 50% ऐसे कट कर लिया जाता है, ब्रांचेस को पूरा कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेनली गॉड के फीड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, हमें वही याद रखनी है, सारा याद नहीं रखना है, कुछ कुछ चीज़ें याद रख लो, सारा मत याद रखो। आगे आता है हमारे पास बेर, ठीक है, ये सबको पता ही होगा। डेजर्ट एरिया में होता है, राजस्थान वगैरह के एरिया में होता है। अब राजस्थान में शीप और गॉड ज़्यादा पाई जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि ये उनके लिए अच्छा होगा, कन्वेंशनल वहाँ पे फीड फडर होगा। और इसमें 18 से 20% क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। क्रूड प्रोटीन का याद रख लीजिएगा, 18 से 20% पाया जाता है। बाकी ये डेजर्ट में है, शीप गॉड के लिए यूज किया, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। आगे है हमारे पास अराइथ्राइनिया स्पीसीज, ठीक है। ये एक लेगुमिन्यूस श्रब है, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इनमें से लेगुमिन्यूस श्रब कौन सी है, ठीक है, तो अराइथ्राइनिया स्पीसीज। और ये एज ए लाइव फेंस यूज़ की जाती है साउथर्न इंडिया में और श्रीलंका में, ये वाला, बस इतना याद रख लीजिएगा, इसका इतना बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास ग्लाइरिसीडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली डीप रूटेड लेग्यूम है। डीप रूटेड लेग्यूम इनमें से कौन है, तो ग्लाइरिसीडिया, ठीक है। ये मोस्टली लाइव फेंस एज ए यूज़ किया जाता है, और ये प्लांट को सपोर्ट करने के लिए फॉर ब्लैक पेपर के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और टी प्लांटेशन में एज ए शेड ट्री यूज़ किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि साउथर्न इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन में टी प्लांटेशन में कौन सा प्लांट एज ए शेड ट्री यूज़ किया जाता है, तो ग्लाइरिसीडिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ से पिक करनी है।
आगे हम बात करेंगे मेथड ऑफ फॉरेस्टिंग ट्री फडर का। ठीक है, जो फडर ट्री है उनके मेथड करेंगे हार्वेस्टिंग वाले के। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉप्सिंग। कॉप्सिंग बेसिकली होता क्या है, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला हार्वेस्टिंग का मेथड है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है। इसमें जो ट्री होता है उसका बेस से उसे कट किया जाता है, उसके बेस से, जैसे कोई एक ट्री है तो उसका जो बेस है यहां से उसे कट किया जाएगा और उसको यूजुअली 15 टू 75 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल है उससे 15 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच बीच यहां पे कट लगा दिया जाएगा। ठीक है, और जो न्यू शूट है वो स्टंप से होंगी, ऑब्वियसली होंगी, जो बच ही स्टंप गया तो स्टंप से ही डेवलप होंगी। ठीक है, और यहां पे है कि जो फर्दर प्रोडक्शन जो इसका है वो 2 से 3 स्प्राउट्स हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अलाउ कर देंगे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे कि 2-3 स्प्राउट यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे ताकि जो फर्दर प्रोडक्शन है उनकी जल्दी से जल्दी वो शुरू हो सके। कितनी भी यहाँ पे इसका हम रोटेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो पिक्चर है यहाँ पे देखिए, ये ट्री है, इसकी हमने कॉप्सिंग की। इसे हमेशा याद रखिए एग्जाम में, जब तक आपको ये नहीं दिया जाता कि बेस से कट करना है, बेस वर्ड यूज नहीं किया जाता, तब तक कॉप्सिंग नहीं आएगा उसका आंसर। तो इसका सिंपल सा है, इसे बेस से ही कट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है, कितने टाइम बाद कॉप्सिंग करनी चाहिए, कितने पीरियड बाद करनी चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा स्पीसीज के ऊपर कि कौन सा स्पीसीज हमने ग्रो किया है, कौन से स्पीसीज हमने ट्री ग्रो किया है। ठीक है, तो यूजुअली आप याद रखिएगा 15 टू 70 सेंटीमीटर इसका जो ग्राउंड लेवल है ट्री के ट्रंक का, यहां से कट करके कॉप्सिंग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्प्राउट्स ग्रो होने शुरू हो गए, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे ये शुरू हो गया दोबारा। चलिए, तो यहाँ पे एक ये बताया गया है कि एक अगर हम शबबूल का एग्जाम्पल लें, शबबूल का अगर एग्जाम्पल लें तो उसे अगर कॉप्सिंग की जाती है उसकी शूट की 1.5 साल में। ठीक है, तो 1.5 साल का जो कॉप्सिंग किया हुआ शबबूल है वो ओरिजिनल 3 ईयर की ग्रोथ के बराबर होगा, तो बराबर होगा। तो कॉप्सिंग करने से जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है ट्री की। ठीक है, तो नॉर्मली शबबूल और ग्लाइसीडिया स्पियम ये जो है, ये वाले दोनों जो स्पीसीज हैं ये गुड कॉप्सर हैं, इनसे मतलब अधिक हम फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉप्सिंग है ये यूज वाइडली की जाती है, वाइडली की जाती है। आगे आता है हमारे पास पोलार्डिंग। ठीक है, तो पोलार्डिंग में बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम 15 से लेके 75 सेंटीमीटर ले रहे थे, सेंटीमीटर याद रखिए ग्राउंड लेवल से। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी उसकी ब्रांचेस होती हैं और बाकी का जो मेन उसका ट्रंक है वो भी, जैसे ये मेन ब्रांच है ये भी, और बाकी की जितनी भी उसकी हैं सबको कट कर दिया जाएगा ग्राउंड लेवल से 1 से लेके 3 मीटर तक। 1 से लेके 3 मीटर तक उसे ग्रो कर देंगे ताकि जो एनिमल हैं वो उसको रीच ना कर सकें। जैसे यहाँ से मानिए तो इसके कुछ ब्रांचेज, जैसे मेन ब्रांचेज होगी यहाँ, बस ऐसे से कट कर देंगे, ये वाला बच जाएगा, बाकी सब की प्लॉटिंग हो जाएगी। तो इसमें लगभग आप ये मानिए कि कंप्लीट ब्रांचेज ही रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, अब जो न्यू शूट आएंगी, ठीक है, जो न्यू शूट आएंगी वो क्या होगी कि जो स्प्राउट है वो मेन स्टेम से ये होती रहेंगी, ऐसी बात नहीं है कि रुक जाएंगी, लेकिन इसकी हाइट नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से अगर आपने कट कर दिया तो इसकी हाइट रुक जाएगी, लेकिन जो मेन ट्रंक है, मेन हमारा स्टेम है, इसका डायामीटर इंक्रीज होता रहेगा। इसका डायामीटर जो इसकी मोटाई है वो इसकी इंक्रीज होती रहेगी। और अगर जैसे जैसे हम पोलार्डिंग करेंगे वैसे वैसे इसका न्यू क्राउन बनता जाएगा दोबारा फिर से, कभी ऐसे बन गया, कभी कैसे बन गया, लेकिन मेन जो ब्रांच है यहाँ पे हमने कट कर दिया है। ठीक है, इसे लाइव फेंस के लिए यूज़ किया जाता है, हेजरो के लिए, एले फार्मिंग के लिए ये वाला मेथड बहुत बेसिकली फॉलो होता है और ये एक एडवांटेजियस मेथड है। ठीक है, और ये ग्रेजिंग के लिए जो मतलब इसे 1 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं ताकि जो एनिमल है वो डायरेक्ट प्लांट को ग्रेज ना कर सकें, 1 से 3 मीटर रखने का ही है। वही इसमें स्पीसीज है, शबबूल हो गया, ग्लाइसीडिया हो गया। ठीक है, जो हमने मेन अभी मोरिंगा हो गया, ठीक है, अर्थानिया इंडिका हो गया। तो ये वाले जो मेन है, मलबेरी, नीम, ये सब के नाम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें से एक आधा होगा जो नहीं पता होगा। तो ये सब पोलार्डिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। आगे आता है लॉपिंग, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, 17-18 के एग्जाम में पूछा गया था, जिसका आंसर था लॉपिंग। तो इसमें बेसिकली था क्या, इसमें पूछा गया था कि इंडिया में कौन सा ऐसा मेथड है जो यूजुअली फॉलो होता है। ठीक है, जो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा फॉलो होता है। ठीक है, ये देखो, ये वाइडली यूज्ड इन अवर कंट्री, बस अवर कंट्री की जगह इंडिया लिखा हुआ था।
ठीक है, बस यही फर्क था। जो कॉप्सिंग है वो वाइडली यूज होता है ट्रेडिशनली, लेकिन इंडिया में ये वाला सबसे ज़्यादा लॉपिंग यूज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ट्राइब्स पीपल्स हैं वो जाते हैं, और जो साइड वाली ब्रांचेस हैं, क्योंकि सारा ट्री तो कट कर नहीं सकते, लॉपिंग में 40 to 50 या 30 to 40% ही ट्री को कट किया जाता है, तो वो उतना फर्दर पर्पज़ के लिए, अपने घरेलू यूज़ के लिए, ठीक है, उसे ले आते हैं ताकि वो शेल्टरिंग के लिए, अपने घर के लिए यूज़ कर सकें। तो ज़्यादा वो ट्री को कट नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये ट्री है, इसका ज़्यादा नहीं, बस ये कट कर देंगे, ये और ये बड़ी बड़ी ब्रांचें पड़ी रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे है प्रूनिंग हमारा। प्रूनिंग में बेसिकली ये पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली करते क्या हैं कि हम जैसे कोई ट्री है, जैसे हमें ये यहाँ पे ब्रांच हमें चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे हम एक बार कट कर देंगे, दोबारा फिर ब्रांच ग्रो होगी, दोबारा फिर हम प्रून उसे बैक कर देंगे, और तीसरी बार ब्रांच यहाँ पे है ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। ऊपर से देखिए यहाँ पे हमने कट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से ब्रांच आई, इसे भी हमने कट कर दिया, ठीक है। और ये वाली ब्रांच हमें चाहिए थी ताकि जो ट्रंक है वो इस साइड ग्रोथ हो सके, ताकि जो शेप है वो हम अपने अकॉर्डिंग दे सकें। यहाँ पे ये वाला ट्रंक था, इसे हमने यहाँ से कट कर दिया था, ठीक है। बाद में ये वाला ट्रंक यहाँ से कट होने के बाद एक बार फिर आया, फिर कट किया, उसके बाद आया नहीं, उसके बाद ये वाली ब्रांच यहाँ पे शुरू हो गई। ये देखिए ये ट्रंक यहाँ पे नहीं है, तो इसमें क्या है कि जो शेप है वो ऑब्वियसली दी जाती है प्लांट को, और नॉर्मली जो स्मॉल ब्रांच जो कट की गई हैं उन्हें एज ए फर्दर यूज़ कर लिया जाता है, मल्च कुछ भी कह लो कि फ्यूल एज ए जो भी अपने घरेलू पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एले फार्मिंग में इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। वही ट्री है जो पहले थे। आगे आता है थिनिंग। थिनिंग में देखिए, थिनिंग में क्या है कि काफ़ी ट्रेडिशनली ये फॉरेस्ट प्रैक्टिस है। इसमें जो है कि जो प्लांट की वो ब्रांचें कट की जाती हैं जो वैल्यूएबल नहीं है, जो कि फालतू में न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर रही हैं, लाइट का कंपटीशन दे रही हैं दूसरी ब्रांचेस के लिए, लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं, वो कभी कुछ प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो ब्रांचों को कट कर दिया जाता है। जैसे अगर आप ये वाली सबसे नीचे वाली ब्रांच का अगर एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ के बाद यहाँ से 2 ब्रांचें निकल रही थी, यहाँ से एक निकली, इसके बाद 2 निकली, लेकिन इसे थिनिंग करके हमने क्या कर दिया कि यहाँ से हमने बिल्कुल एक रखी, और यहाँ से देखिए यहाँ पे एक निकलने के बाद एक, फिर आगे एक, फिर आगे एक निकलता था, यहाँ पे देखिए सब कट कर दिया, एक रख लिया। तो हमें सिर्फ इसे लाइट के लिए और न्यूट्रिएंट का कंपटीशन कम करने के लिए जो ब्रांचेस हमें चाहिए हम वही रखेंगे, बाकी का हम उसे थिनिंग करके उसे कट कर देंगे। तो ये जो है मेनली अगर कंपटीशन यही बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो लाइट और न्यूट्रिएंट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो है थिनिंग, ठीक है, उसके कंपटीशन को कम करने के लिए। ये जो मेथड है ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन एएफओ में और एएफओ के बाद जो नबार्ड हुआ था उसमें कॉप्सिंग का पूछा गया था, एएफओ में लॉपिंग का पूछा गया था, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। ये 5 मेथड हमने आपको बताए हैं, पाँचों के पाँचों का हर एक लाइन टू लाइन याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अभी सेलिएंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। सेलिएंट पॉइंट में सिंपल है, सबसे पहले तो पोलार्डिंग का वही हाइट बताई गई, जैसे 1 से 3 था, यहाँ पे एवरेज बता दिया 2 से 4 मीटर, ठीक है। कि अगर मैनुअली वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, आपको ब्राउजिंग को अवॉइड करना है तो 2 से 4 मीटर की पोलार्डिंग कर सकते हो। और हमारे साउथ इंडिया में ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वहाँ पे 2 टाइप के इंटरवल होते हैं लीफ प्रोडक्शन के, क्योंकि मेजरली लीफ प्रोडक्शन वहाँ पे एनिमल के फीड के लिए किया जाता है। तो वहाँ पे एक होता है शॉर्ट जो कि 6 से 10 वीक के इंटरवल में वो चलता रहेगा, और एक होता है लॉन्ग 10 से 14 चलता रहेगा, मतलब 4 वीक का यहाँ चलता रहेगा, 4 वीक का यहाँ पे 10 से 12 की रेंज में चलता रहेगा, ठीक है। ये शॉर्टर है और ये लॉन्ग है। और इसमें भी एक ये होता है कि अगर फास्ट ग्रोइंग ट्री है तो जो उसकी रीग्रोथ वाली पोलार्डिंग हम करेंगे वो 1.5 मीटर तक कर देंगे फॉर द लीफ प्रोडक्शन, और अगर वो ही 2.5 मीटर कर सकते हैं अगर वो लीफ एंड वुड प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। वुड प्रोडक्शन अगर साथ में हो रहा है तो उसे 2.5 मीटर तक कट लगाएंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ उसे लीफ के लिए कर रहे हैं तो वो 1.5 मीटर तक लगा देंगे। और जो मोस्ट ऑफ जो ट्री होते हैं वो लॉपिंग को टॉलरेट करते हैं 30 से 50% तक। ये वैल्यू जरूर याद रखिएगा, 30 से 50% है, मतलब जो पूरा ट्री है उसकी 30 से 50% जो ब्रांच है वो आप लॉपिंग तक ले सकते हो, मिनिमम 30 मैक्सिमम 50, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो वो नुकसान हो जाएगा,
चलिए आगे चलते हैं। कुछ स्पीसीज यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3-4 स्पीसीज बताए गए हैं जो कि ज़्यादा टॉलरेट करते हैं लॉपिंग को, ठीक है। एवरेज 30 से 50% कर रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रख लीजिएगा। और ज़्यादा इसमें कुछ और है नहीं है। हाँ, ये याद रख सकते हो कि जो फडर ट्री है उसकी जो स्पेसिंग है वो 6 से 8 मीटर होगी, और इससे भी ज़्यादा होगी अगर हम कैटल यार्ड में फडर ट्री को ग्रो कर रहे हैं, और अगर फील्ड में कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 से 6 मीटर होगी बस। तो आगे है मेथड ऑफ द फीडिंग। तो यहाँ पे जो रफेज होती है वो 65% तक उसकी रहनी चाहिए रूमिनेंट के लिए। उसका जो ड्राई मैटर है उसमें रफेज रहनी चाहिए, ठीक है, वो 65% तक, ताकि वो कडलिंग वगैरह करेगी वो सही से कर सके। कि अगर हम यहाँ पे सीरियल की फीडिंग करवाते हैं या लेग्यूम ग्रीन का कराते हैं, लेग्यूम और सीरियल दोनों की फीडिंग करवाते हैं, तो ये अकेले ही न्यूट्रिएंट के जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करेंगे, और ये प्रोड्यूस 10 kg मिल्क पर डे प्रोड्यूस करने में ये यहाँ पे सफिशेंट होंगे, अकेली सीरियल्स और लेग्यूम वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल रूमिनेंट्स के लिए बताया गया है कि अगर हमें रेशो बनाना है फीड का, सीरियल फडर का, लेग्यूम का और ट्री लीफ का, तो 2-1-1 2-1-1। ट्री लीफ का सिंपल याद रखिए कम करेंगे 1, लेग्यूम का कम करेंगे 1 और सीरियल फडर का 2। तो इनका भी रेशो बनाना है तो 2-1-1 यहाँ पे रेशो बन जाएगा। आगे कुछ उसकी वैल्यूज़ हैं ट्री लीव्स की। DMB ड्राई मैटर बेसिस, ये ड्राई मैटर बेसिस पे वैल्यूज़ हैं उसकी। जो लीफ मील है उसमें कॉमनली बताया गया है कि ये जो ब्रॉलर के राशन में 3% तक आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। लेयर के राशन में 5% तक इसमें लीफ मील को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये इसमें एक्जेंथोफिल होता है, और ये जो इसका एग का कलर है उसमें ये पिगमेंटेशन करता है। आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ ट्री लीफ, ठीक है। ट्री लीफ के जो न्यूट्रिएंट है उनकी वैल्यू देखेंगे, और आगे इसमें जो DMB बेसिकली है क्या, ये है हमारा ड्राई मैटर बेसिस, ठीक है। और यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है एक CP क्या है, क्रूड प्रोटीन, ठीक है। और जो EE है ये क्या है, ये है ईथर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ईथर एक्सट्रैक्ट। और ये क्या है CF क्या है, क्रूड फाइबर। और ये क्या है NFE, ये क्या है, नाइट्रोजन फ्री एक्सक्रेटिव, ठीक है। और ये क्या है TA क्या है, टोटल ऐश। DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। तो ये वैल्यूज है, ठीक है। तो इनका कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आपके नॉलेज के लिए बताया। तो यहाँ पे आपको कैसे सारा याद नहीं रखना है। इसमें क्रूड प्रोटीन सबसे हाईएस्ट कौन सी ट्री में पाया जाता है, यहाँ पे 2 टाइप से है, एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री और दूसरा है नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है उसमें हाईएस्ट क्रूड प्रोटीन किस में पाया जाता है, सस्बेनिया, ये रहा 29-30% है अप्रोक्सीमेशन, याद रखो, ठीक है। सस्बेनिया ग्रैंडिफलोरा। और जो लीस्ट इसमें पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, एकाकिया हिरोटिया, ठीक है, इसमें पाया जाता है। और वहीं पे अगर नॉन नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्री में पूछे हम, ठीक है, क्रूड प्रोटीन किस में ज़्यादा पाया जाता है, और वो पाया जाता है हमारा ये वाले में, ठीक है, आर्टोकॉर्पियस हेटेरोफाइलस, ठीक है, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। बस ये याद रख लो, 3 वैल्यू याद रख लो, ठीक है। और इसमें आगे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, DCP करने की ज़रूरत नहीं है, TDN कर लो बस, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट 2 कर लो, और इस TDN में अकेला 1 हाईएस्ट कर लो बस। बाकी आप छोड़ सकते हो। क्रूड फाइबर का करना चाहो तो 1 हाईएस्ट वाला कर सकते हो, कौन से में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और वो हमारा ये ग्लासीडियस PM, ठीक है। बस 4-5 वैल्यू इसमें याद कर लो सारा, और हाईएस्ट याद कर लो, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे वैल्यू आपके याद नहीं रहने वाली है। चलिए आगे चलें। आगे क्या है कि शीप है वो मोस्टली पास्चर बेस उन्हें मेंटेन किया जाता है इंडिया में। अगर 18 हमारे पास EV है, फीमेल शीप है, वो उन्हें ग्रेजिंग के लिए अलाउ करें तो 0.2 हेक्टेयर जो है लैंड है वो एक शीप के लिए हम उसे अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। और इन शोन पास्चर, और अगर नेचुरल पास्चर है तो हम 0.4 हेक्टेयर एक शीप के लिए अलॉट कर सकते हैं कि इतना एक ईयर के लिए इतना पास्चर एक शीप के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और नॉर्मल अगर पैडॉक की बात करें जहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह होती है, अगर नेचुरल पास्चर पैडॉक है तो वहाँ पे 7% फीडिंग में रिडक्शन आएगी कंपेयर टू द प्लांट कवर्ड
फर्ड अप, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल वाला हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। और एवरेज अगर वेदर की बात करें, वेदर का कास्टर्ड मेल, ठीक है, जो अभी अडल्ट नहीं है लेकिन व्यान हो चुका है, जो अपनी मदर से है उसे वहाँ से अलग कर दिया है, तो वो क्या होता है वेदर। तो ये एवरेज देखा जाए तो एक साल में 1099 ग्राम, ठीक है, इतना ये एक साल में 1.1 kg कह सकते हो आप, ठीक है, जो हूल है उसका प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। आगे आता है फर्दर साइकिल का, और अगर यहाँ पे बोला है कि एवरेज 8 से 10% लाइव वेट जो है एनिमल का, ठीक है, उसे आप ग्रीन फर्डर क्या है उसे आप प्रोवाइड कर सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे ग्रीन फर्डर वर्ड यूज़ किया गया, पहले हमने ड्राई फर्डर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कैटल जो है उसका वेट अप्रॉक्सीमेशन 400 kg होता है, ठीक है। तो उसके लिए 32 से 40 kg जो ग्रीन फर्डर है वो कंज्यूम करेगी। अब इसका सिंपल समझिए, ये 32 से 40 kg रट्टा मत मारिएगा, इसमें सिंपल देखिएगा, एवरेज बॉडी वेट जो है वो 400 से लेके 500 kg हुआ कैटल का, ठीक है। हमें क्या दिया गया, ग्रीन फर्डर 8 से 10%, चलिए जी 400 का 10% कितना आएगा, 40 kg। मैक्सिमम कितना है, 40 kg। एवरेज कितना आया था, 400, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज हमें 32 से 440 kg दिया है। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल होता है खत्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।